Hello everyone, today we will be starting with the design of steel structures. So basically, first of all, we will learn about the structural steel, and is the discussion about the types of section of steel used in the structural steel and what are the properties of that steel. So, and basically I will tell you about the concept behind this subject. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, कंक्रीट की जगह पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट से क्या ये ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक जो टॉपिक आपको मालूम है मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट दैट आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर एज कंपेयर टू द कंक्रीट। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द कंक्रीट। तो ये ज्यादा लोड कैरी कर सकता है एज कंपेयर टू कंक्रीट की अगर हम बात करें। ठीक है, दूसरा हम इस स्टील स्ट्रक्चर्स को क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अपने ड्राइंग हॉल में जो हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। ड्राइंग हॉल में क्या है, वहाँ पे बीच में कोई कॉलम्स वगैरह नहीं है, हमें फुली स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं वाली जो उसके ड्राइंग हॉल की है, वहाँ पे पूरी स्पेस को हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, हर प्लेस को वहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स और एनीथिंग। तो अगर हमको कोई स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे हमारे को ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं चाहिए और हैवी लोडिंग को बेयर कर सके, तो जैसे कॉलम फ्री स्ट्रक्चर्स अगर वहाँ पे मतलब जरूरी नहीं कॉलम्स तो देने पड़ेंगे, बट मैक्सिमम क्या होता है कि वहाँ पे कॉलम्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू व्हेन वी आर यूजिंग आरसीसी स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं जैसे सपोज वहाँ पे ड्राइंग हॉल की आपने देखा है तो इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ड्राइंग हॉल में बीच में आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए इन केस ऑफ जैसे सिनेमा हॉल के बीच में आपको अगर कॉलम आ जाएगा तो मूवी देखने में आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू वेयर यू हैव टू यूज दी होल स्पेस, तो वहाँ पे हमको स्टील स्ट्रक्चर्स को यूज करना पड़ेगा वेयर जहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना है तो हमको स्टील स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि इसका नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अब आपको ये पता लगे स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों है कि हैवी स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, हमको अगर हमारे को स्पेस फुली यूटिलाइज करनी है तो वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज आरसीसी अगर हम बनाएंगे तो आरसीसी में तो कॉलम्स वगैरह आएंगे बीच में, ठीक है, क्योंकि उसका लोडिंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप डिजाइनिंग की क्या बात करें, डिजाइन क्यों है इसमें, हम क्या डिजाइन करेंगे इसमें। डिजाइनिंग क्या है, सपोज ये हमारी 1 2 3 4 5 6 फ्लोर बिल्डिंग है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर 6 फ्लोर बिल्डिंग है और यहाँ पे कितने 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 फ्लोर है, यहाँ पे 6 है, अब 6 to 7 बोल सकते। ठीक है, अब जैसी भी आपकी सपोज अगर ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम कॉलम का साइज देखेंगे और यहाँ पे कॉलम का साइज देखेंगे, क्या ये सेम रख सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके लोडिंग क्या है फ्लोर्स की, देखो हर फ्लोर की लोडिंग से यहाँ पे ऐड होती जाएंगी नीचे आते आते। तो कॉलम क्या करेगा, आपका फाउंडेशन में लोड ट्रांसफर करेगा और फाउंडेशन अर्थ पे ट्रांसफर करेगी लोड। तो ये जो कॉलम्स होंगे हमारे, तो ये इसकी कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए कि ये इतना लोड आपका ट्रांसफर कर सके फाउंडेशन में। अगर ये फेल हो गया तो ये चीज को हमें डिजाइन करना है कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, इस वाली केस में बिल्डिंग में क्या डायमेंशन होंगी। जब हम 10 स्टोरी बिल्डिंग की बात करेंगे तो उस केस में हमारे कॉलम का साइज क्या होगा। तो यहाँ पे कॉलम का साइज ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 10 फ्लोर्स है और यहाँ पर 5 फ्लोर्स है। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, यहाँ काउंट करने मत लग जाना कि ये 1 2 3 4 5 है। तो अगर मैंने इसको बोला ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है और ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे लोडिंग ज्यादा होगी तो कॉलम का साइज भी ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे लोडिंग कम है तो कॉलम का साइज उस हिसाब से देना पड़ेगा।
ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं आपको कहूँ कि 100 kg वेट उठाना है आपको, दो दो स्टूडेंट, अगर सिंगल को बोलूंगा 100 kg तो वो थोड़ा घबरा जाएगा कि 100 kg कैसे उठाऊंगा। अब इसमें अगर मैं कहूँगा दो बच्चे उठा लेंगे तो ये अब इजी हो जाएगा, ये 50 kg ये सपोर्ट कर देगा, 50 kg ये सपोर्ट कर देगा, तो 100 kg इजीली उठ जाएगा। अगर इसमें एक और आदमी आ जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ठीक है, तो इस तरह से ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इजीली। तो इसी तरह से कॉलम्स का भी रूल है, तो उस कॉलम्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, डायमेंशन क्या होने चाहिए, वो डिपेंड करता है लोडिंग पे। इसलिए वो चीजें हमको यहाँ पे डिजाइन करनी है कि हमारे अगर स्ट्रक्चर में इतना लोड आ रहा है तो हमारे कॉलम का साइज क्या होगा, बीम का साइज क्या होगा। यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्टील स्ट्रक्चर में हमारा सपोज ये ट्रस है, ठीक है, तो ये ट्रस के यहाँ पे ज्वाइंट्स होंगे, ठीक है। तो इन मेंबर्स जब इन पे लोडिंग आएगी तो इनका क्या डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये डिजाइनिंग का पार्ट है कि इतना लोड अगर इस स्ट्रक्चर पे आएगा तो हम उसको कैसे उसको डिजाइन करेंगे, ये उसकी डायमेंशन क्या देंगे ताकि वो उस लोड को बियर कर सके और हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो। दिस इज द बेसिक प्रोसेस बिटवीन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर प्रोसेस। क्या है इसमें, क्यों पढ़ रहे हैं आप, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्टील स्ट्रक्चर्स को क्यों यूज कर रहे हैं और डिजाइनिंग का क्या पार्ट है उसमें, ठीक है। अब हम आते हैं पहले एग्जांपल पे कि एडवांटेज क्या है स्टील के। स्टील के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं आपके पास। दैट फर्स्ट थिंग इज दैट इट हैज हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट मास। पर यूनिट मास इसकी क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब कोई भी स्ट्रक्चर मटेरियल अगर हम देखेंगे उसके कंपैरिजन में क्या है, हमारा स्टील ज्यादा लोड बेयर कर सकता है, ठीक है। ये हमारा यूनिट मास क्या है, पर यूनिट मास, ये क्या हमको डिनोट कर रहा है कि हमारा जो स्टील है, अगर मैं कहूँगा यहाँ पे आपका 1 kg स्टील है, ठीक है, 1 kg स्टील है, इसकी डेंसिटी भी कितनी होगी, स्टील की डेंसिटी क्या हो जाएगी, स्टील की डेंसिटी हो जाएगी 7850, ठीक है। तो वो डेंसिटी जब है आपकी केजी पर मीटर क्यूब में, तो कितना हमारा मटेरियल लगेगा उस मीटर क्यूब वॉल्यूम में, और वो कितना लोड बियर कर सकता है। दैट इज इट इज हैविंग हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट मास, ज्यादा स्ट्रेंथ देता है ये पर यूनिट मास के हिसाब से। पर केजी के अगर हम हिसाब से देखें कि पर केजी पे इतना मटेरियल आ रहा है तो वो कितना लोड बियर करेगा, तो ये स्टील का क्या है, बहुत हाई है। इट हैज assured quality and high durability। वो क्या है कि ये साइड पे नहीं बनता है, ये कहाँ है, वर्कशॉप में बनेगा। अब ये वर्कशॉप में बन के आता है तो इसकी टेस्टिंग प्रॉपर्ली होती है, वहाँ पे बनाने का प्रोसेस जो है वो अच्छा होगा। साइट पे तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, तो साइट पे तो ये बनता नहीं, हम इजीली क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं इतना स्टील चाहिए हमको, तो वो आ जाता है। तो ये क्या है, हाईली अश्योर्ड क्वालिटी का होता है और ये ड्यूरेबल भी होता है। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर स्टील की बात करें तो इसमें बहुत जल्दी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इतना मटेरियल चाहिए, इतना मटेरियल के लिए हम इजीली मंगाएंगे मटेरियल को और उसको कास्ट करना शुरू कर देंगे। जब हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं वहाँ पे स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम सपोज एक बीम कास्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसको 14 to 18 डेज तक हमको उसको छोड़ना पड़ेगा, 14 डेज तक। 14 डेज तक वो जब तक सेटल हो जाएगा तब हम जाके वहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइम जोन्स है, 7 डेज 14 डेज। तो हर चीज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले हमें कंक्रीट में हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके हम कंस्ट्रक्शन आगे शुरू कर सकते हैं। बट स्टील के केस में ऐसा नहीं, इजीली ज्वाइन करो, उसके बाद वहाँ पर हम स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन वहाँ पे ज्यादा आ जाती है। स्टील स्ट्रक्चर कैन बी स्ट्रेंथन एट एनी लेटर टाइम। कैसे, देखो सपोज कोई पुरानी बिल्डिंग थी, यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं पे, जैसे यहाँ पे आई सेक्शन लगा है, ठीक है, बीम है, ठीक है, आई सेक्शन की बीम। अब ये बीम क्या होगी, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ऐसे क्या होगा, ये बैंड होने लग जाएगा। हम इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखें तो ये ऐसे डिफ्लेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, जब ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो हमने यहाँ पे वेल्ड कर दिया एक और आई सेक्शन,
ठीक है, एक और आई सेक्शन को हमने यहाँ पे वेल्ड कर दिया। तो ये क्या करेगा, उसकी स्ट्रेंथ एनहेंस कर देगा कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये वाला जो मटेरियल था ये अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लगेगा और ये वाला मटेरियल उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने स्टील स्ट्रक्चर को। अगला है हमारा, बाय यूजिंग बोल्टेड कनेक्शन स्टील स्ट्रक्चर्स कैन बी इजीली डिसमेंटल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। इजीली इसको डिसमेंटल कर सकते हैं और दूसरी साइड पे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। मटेरियल इज रीयूजेबल, रीयूजेबल है मटेरियल, इजीली रीयूज कर सकते हो। इफ जॉइंट्स आर टेकन केयर ऑफ, स्टील इज द बेस्ट इन वाटर रेजिस्टेंस। एग्जांपल वाटर टैंक। कैसे, अगर ये जॉइंट्स का अगर फेलियर का मोड देखेंगे, स्टील स्ट्रक्चर हमेशा जॉइंट से फेल होता है। तो अगर इसके जॉइंट्स को प्रॉपरली हम टेक केयर करेंगे तो ये आपका वो बेस्ट मटेरियल होगा वाटर रेजिस्टेंस चीज बनाने में। वाटर रेजिस्टेंस जैसे वाटर टैंक बनाना होगा तो वहां पर बेस्ट मटेरियल आपका यूज होगा, दैट इज वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल, दैट विल बी स्टील। ठीक है, क्योंकि कंक्रीट में क्या होगा, सीपेज तो होना ही होना उसमें, चाहे कैसा भी बना लो कुछ टाइम बाद वो लीकेज आई जाती है उसमें। ठीक है, बट स्टील को हम वाटर रेजिस्टेंट बना सकते हैं अगर हम उसके जॉइंट्स का टेक केयर। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील, दैट इज करोजन हो जाता है जब ये ओपनली रहता है, इसमें मॉइस्चर आएगा तो ये ओपन करोड होने लग जाता है, तो इसलिए कॉस्ट भी बढ़ जाती है। करोजन आएगा तो पेंटिंग मांगेगा तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरा डिसएडवांटेज है कॉस्टली अफेयर होता है, इतना इजीली नहीं बना सकते आप स्टील स्ट्रक्चर को अगर लो कॉस्ट आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो स्टील स्ट्रक्चर को आप इतने, ये ज़्यादातर आपके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स ही बनते हैं जो इसमें आपसे उसकी वैल्यू रिफंड हो जाए एज पर द टैक्सेस के अकॉर्डिंग। क्या होता है, ये टैक्स लगता है उसमें तो वो टैक्सेस के कारण क्या हो जाए, उसकी कॉस्ट आपके पास वापस आ जाती है। बट अगर नॉर्मल आदमी की बात करेंगे तो वहाँ पे वो स्टील स्ट्रक्चर इतना इजीली नहीं बनाता। ठीक है, और आपका स्टील फायर के लिए प्रोन होता है। अगर फायर आ गया, फायर लगी तो मटेरियल की टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होगा तो उससे क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें डिसएडवांटेज है स्टील के केस में। और हमारे पास फिर आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की बात करते हैं तो दो केसेस में डिवाइडेड, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमको देखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट मास ऑफ स्टील, दैट डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7850 kg per meter cube, हाउ मच मटेरियल इज देयर इन 1 मीटर, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है स्टील की, इज इक्वल टू 2 × 10⁵ मेगापास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइजन्स रेशियो कितना होता है, 0.3। पॉइजन्स रेशियो ये हम ऑलरेडी, ये चीजें जो टर्मिनोलॉजी में यूज करना हो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वो हम स्टील का जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है उसका होता है 0.769 × 10⁵ मेगापास्कल। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये भी हमने डिस्कस किया था, दैट इट इज 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कि हमारा मटेरियल जो स्ट्रक्चरल स्टील होगा वो पर डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना उसका एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। वहीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, ये हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो जहां से मटेरियल हमारा खींचना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, तो वो डिनोट होता है एफ से। फिर आता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल और अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस कहाँ पे, जहाँ पे मटेरियल हमारा ब्रेक हो जाता है उससे पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेस शो करता है, दैट इज ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। फिर मैक्सिमम परसेंटेज एलोंगेशन ऑन द स्टैंडर्ड गेज लेंथ, अगर कोई स्टैंडर्ड गेज लेंथ ली जाए उसमें कितना एलोंगेशन आ रहा है, परसेंटेज एलोंगेशन आ रहा है, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, फिर आता है नॉच टफनेस। नॉच टफनेस क्या होती है, अगर हमारा मटेरियल ये है स्टील का तो उसमें ऐसे ऐसे क्रैक्स आ जाएगा नीचे से, सो इनको बोलते हैं नॉच। ठीक है, इनको बोलते हैं नॉच।
तो नॉच में क्या होगा, इन केस ऑफ नॉचिंग, इस नॉच के कारण हमारे स्ट्रेंथ पे उतना फर्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील में बात कर रहा हूँ, अगर ये कॉन्क्रीट होगा तो ये फेल हो जाएगा, बट यहाँ पे नॉचिंग आ रही है इन केस ऑफ स्टील के बारे में, तो ये नॉचिंग टफ होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चरल स्टील फेल नहीं होता है, नॉचिंग में इसके आज स्ट्रेंथ शो करता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। वैसे ही हमारे पास जो स्टील सेक्शन है वो जो यूज होते हैं इंडिया में, दैट इज रोल्ड स्टील सेक्शंस। और हमारे पास दो कोड हैं इसके, IS 800 1984 दैट इज ऑफ WSM दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और IS 800 207 2007 दैट इज ऑफ LSM लिमिट स्टेट मेथड। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो हम यूज करते हैं। रोल्ड स्टील आई सेक्शन होता है, दैट इज अ बीम सेक्शन, बीम जहाँ पर चाहिए होती है वहाँ पे आई सेक्शन यूज करते हैं। रोल्ड चैनल सेक्शन कॉलम में यूज करते हैं, सी सेक्शन भी बोलते हैं। रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन आपको पता ही होगा, जो एंगल बनाते हैं उसको हम एंगल सेक्शन। रोल्ड स्टील टी सेक्शन, टी शेप में होगा जो टी सेक्शन होगा। रोल्ड स्टील बार्स, रोल्ड स्टील ट्यूब्स, रोल्ड स्टील प्लेट्स एंड रोल्ड स्टील फ्लैट्स। सो यहाँ पे हमारे इतने सारे मटेरियल यूज होते हैं, और रोल्ड स्टील शीट्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये इनका डायग्राम क्या है मैं शो कर देता हूँ। यह है रोल्ड स्टील आई सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एज अ बीम और अ कॉलम भी यूज कर सकते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है दैट इज अ फ्लैंज, दिस इज नोन एज वेब। तो थिकनेस ऑफ वेब TW से डिनोट होगी, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज इज BF से डिनोट होगी, BW से विड्थ ऑफ दिस डिनोट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चैनल सेक्शन, इस तरह से हमारा एंगल सेक्शन, ये लेग है दोनों, थिकनेस T से डिनोट होगी, DD इसकी लेग लेंथ हो जाएगी। T सेक्शन ये हो गया। फिर हॉलो सेक्शन हमारे जो मैंने कहा दैट इज ऑफ स्क्वायर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, सर्कुलर हॉलो सेक्शन। उसके बाद जो हमने बात करी दैट इज ऑफ बार्स। बार्स कैसे हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर। फ्लैट्स कैसे होते हैं, दैट इज लेस देन 400 mm, 400 mm से लेस देन दैट इज नोन एज फ्लैट्स, greater than 9 equal to 900 mm that is known as plates. So these are the different types of section that are used in steel structures. So I hope this is these things are clear, that what are the properties of structural steel, that we have discussed about physical and mechanical properties, what are the advantages and disadvantages of structural steel, and basic concept behind design of steel structures, and what type of sections we are using in steel structure. So I hope these concepts are clear. So thank you.